आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोग को बोला था कि मैं एक केमिस्ट्री की ऐसी क्लास लेके आऊंगा जो एकदम बेसिक लेवल से होगी मेरे भाई, एकदम जीरो लेवल से होगी। ऐसी क्लास लेके आऊंगा जिससे आज से पहले आपको केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता हो, एकदम आपका केमिस्ट्री जीरो लेवल है, वहां से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। और यकीन मानना मेरे दोस्त, जब ये क्लास मैं पूरी खत्म करूंगा तो आप केमिस्ट्री में ढेर सारा नॉलेज अपने पास रखोगे। मैं ये मानता हूं कि आप केमिस्ट्री में ना 8वीं में पढ़े हैं, ना 7वीं में पढ़े हैं, ना 9वीं में पढ़े हैं, किसी भी क्लास में आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ के आए हो, यहां से आप अपनी केमिस्ट्री को मजबूत कर सकते हो। एकदम लेवल वाइज लेवल बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं यहीं से। और सबसे पहले आप पूछोगे कि भैया ये रसायन विज्ञान है क्या, यानी केमिस्ट्री हमारी है क्या। तो एक ही बात मेरे भाई ध्यान देना, एक ही चीज आप लोग ध्यान देना कि जो हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं ना, वो दो तरीकों से पढ़ते हैं। एक मेरे भाई सजीवों का विज्ञान होता है, ठीक है, एक निर्जीवों का विज्ञान होता है। ठीक है, जो मर गए होते हैं उनको निर्जीवों कहते हैं। ठीक है, एक सजीवों का विज्ञान, एक निर्जीवों का विज्ञान। सजीवों के विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, बॉटनी, और हम लोग पढ़ते हैं जियोलॉजी। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। बॉटनी मतलब पादप विज्ञान, जियोलॉजी मतलब जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान। तो ये दोनों सजीव विज्ञान में आते हैं। ठीक है, एक होते हैं निर्जीवों का विज्ञान जिसमें हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स और हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री। इसमें तत्व पढ़ते हैं, यौगिक पढ़ते हैं, अणु पढ़ते हैं, परमाणु पढ़ते हैं, इन्हीं से पूरा रिलेटेड हम पढ़ते हैं। फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, प्रकाश पढ़ते हैं, विद्युत पढ़ते हैं, बल पढ़ते हैं, वेग, आवेग, कोणीय वेग, ये सब हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो ये सब क्या है, निर्जीव है। ठीक है, कोई भी तत्व तो हमारा क्या होता है, निर्जीव। अब हाथ में चांदी पहने हो तो चांदी क्या है, निर्जीव है। अगर कोई जीव जंती है तो वो क्या है, सजीव है। तो दो ही बात ध्यान देनी है कि जो हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक सजीव का विज्ञान, एक निर्जीव का विज्ञान, एक बॉटनी, जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो हम जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं मेरे भाई, केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, यानी रसायन विज्ञान स्टार्ट करने वाले। ठीक है, आप पूछो कि भैया कि रसायन विज्ञान का मतलब क्या होता है, तो बड़ा ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, पदार्थों के संगठन, पदार्थों के भौतिक गुणधर्म, इन सब बातों के या इनके रासायनिक अभिक्रियाओं के परस्पर अध्ययन किया जाता है, वही हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मेरी बातें ध्यान से सुनना। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना, ये वाला पॉइंट ध्यान देना। कोई भी पदार्थ की संरचना यानी स्ट्रक्चर कैसे होती है। ठीक है, अगर चांदी बन रहा है तो वो किन किन पदार्थों से मिलकर बन रहा है, सोना बन रहा है तो किन किन पदार्थों से मिल रहा है, शीशा बन रहा है तो किन किन पदार्थों से मिलकर बन रहा है, उसका संगठन कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, उनका संगठन कैसे हो रहा है, उन पदार्थों के गुणधर्म क्या है, सोना का अलग गुण है, चांदी का अलग गुण है, कॉपर का अलग गुण है, एल्युमिनियम का अलग गुण है, और सभी रासायनिक अभिक्रिया और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। और मेरे भाई ये है परिभाषा, और इसको साथ साथ आपको क्या करनी है, नोट भी करनी है। ठीक है, ध्यान देना। आप एक बात ध्यान से देखना, आप पूछोगे भैया कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, रसायन विज्ञान के पिता कौन है, यानी पापा कौन है, तो ऐसे लिख देना। ठीक है, रसायन विज्ञान के जो हमारे पापा है ना, वो एंटोनियो लेवेजियर है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण की खोज इसी ने किए थे, और उसके बाद जो हम अभिक्रिया से उत्पाद बनाते हैं वो भी यही किए थे। तो जब हम आपको वहां पे चैप्टर में पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का, तो वहां पे मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, अभी मैं मेन टॉपिक है वो लिखवा देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले लिखना है कि रसायन विज्ञान के जो जनक थे, ठीक है, रसायन विज्ञान के जो जनक है या पिता है या जो पापा है, ठीक है, वो है एंटोनी लेवोजियर। कहीं कहीं इनका नाम अंग्रेजी में दिया होता है। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में लिख देता हूं कि फादर ऑफ मॉडर्न, ऐसे लिखा होता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, ऐसे भी लिखा होता है मेरे भाई। और आपको नाम भी इंग्लिश में लिखा होगा ANTONOIE। ठीक है, एंटोनियो LAVOISER, एंटोनियो लेवेजियर। ठीक है, यहीं पे मैं लिखवा देता हूं मेरे भाई कि भौतिक विज्ञान के पिता कौन है। ठीक है, किसको किसको पता है मेरे भाई कि भौतिक विज्ञान के जो हमारे पिता हैं, ठीक है, भौतिक विज्ञान के पिता या हमारे पापा है या जो जनक है, वो हमारे न्यूटन है। कौन है हमारे भाई, न्यूटन है, या इसको इंग्लिश में कहीं कहीं लिखा होता है सर आइजैक न्यूटन, ऐसे लिखा होता है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, एक और आपको मैं बताता हूं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक यानी पिता कौन है, जीव विज्ञान के जनक यानी पिता कौन है,
वो कौन है, हमारे अरस्तु है। ठीक है, कौन है, अरस्तु है, ऐसे लिख देना अरस्तु। मैं आपको एक ही जगह लिखवा देता हूं ताकि आपको ये तो पता रहे कि रसायन विज्ञान के पिता कौन है, भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, जीव विज्ञान के पिता कौन है। जब आप इनको याद करोगे तो साथ ही साथ तीनों लोग का याद कर लेना। ठीक है, क्लियर, यहां तक छोटा सा ही लिखवाया हूं। अब बोलोगे भैया कि आप बोल रहे थे कि जो केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई वो मिस्र से हुई है, तो पहले बात ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मिस्र जिसे आज हम इजिप्ट के नाम से जानते हैं, वहां पे एक मिट्टी पाई जाती थी, उस मिट्टी का नाम कीमी था। कीमी नाम की मिट्टी से क्या होता था कि किसी को बुखार आ गया तो ऐसे ऐसे लगा दो मिट्टी को, उस व्यक्ति का बुखार ठीक हो जाता था। किसी व्यक्ति का हाथ टूट गया, उसी मिट्टी को लगा दो, छोप दो ऐसे करके, तो आदमी का हड्डी सही हो जाता था। तो कहने का मतलब है कुछ मिट्टी से उपचार किए जाते थे। जब उसमें खोजबीन किया गया तो उसमें ढेर सारे गुणधर्म पाए गए और वहीं से कहा जाता है कि रसायन शास्त्र की उत्पत्ति वहीं से हुई है। तो एक ही बात ध्यान से देखना है कि एक ही चीज आपको बस पॉइंट याद रखनी है कि कीमी नाम की मिट्टी थी जो मिस्र में पाई जाती थी और वहां से हमारे रसायन शास्त्र की उत्पत्ति हुई है और वहीं से हमारे रसायन विज्ञान का नाम लिया गया। कीमी का मतलब होता है काला। तो यही आपको बस ध्यान देनी है। क्या मैं कह रहा हूं मेरे भाई कि देखो एक मिस्र था, मिस्र एक देश है, इसको हम आज इजिप्ट के नाम से जानते हैं, या मिस्र को या इजिप्ट को दोनों एक ही है। ठीक है, इसमें कीमी नाम की मिट्टी पाई जाती थी। ठीक है, कीमी का मतलब होता है मेरे भाई, ऐसे लिख देना, कीमी से क्या किया जाता था, ये एक मिट्टी थी। ठीक है, एक प्रकार की क्या थी, एक प्रकार की मिट्टी थी, एक प्रकार की क्या थी मेरे भाई, ये मिट्टी थी। ठीक है, आप मेरे संग यहाँ पे नोट करना, एक प्रकार की क्या थी मेरे भाई, मिट्टी थी। इससे उपचार किए जाते थे, इससे उपचार किए जाते थे, इससे उपचार किए जाते थे। ठीक है, इससे उपचार किए जाते थे। कीमी का अर्थ होता है, इसका अर्थ काला होता है। इसका अर्थ क्या होता है मेरे भाई, कीमी का अर्थ क्या होता है, काला होता है। ठीक है, काला होता है। ठीक है, और यहीं से हमारे रसायन शास्त्र की उत्पत्ति हुई है, रसायन शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, रसायन शास्त्र की उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ध्यान देना, इसी से हमारे रसायन शास्त्र की उत्पत्ति हुई। तो आपको बस यही 4 पॉइंट याद रखना है कि एक प्रकार की मिट्टी है, इससे उपचार किए जाते थे और इसका अर्थ काला होता है, जो मिस्र के इजिप्ट में पाई जाती है। इसी केमी से देखो यहाँ पे CHEMISTRY, इसी केमी के नाम से केमिस्ट्री हमारा नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, उसका लैटिन नाम कह सकते हो या कह सकते हो वहां से जहां से लिया गया वो नाम है। तो यही बातें आपको मेरे भाई क्या करनी है, ध्यान देनी है। मैं आपको रसायन विज्ञान की एकदम बेसिक बता रहा हूँ, एकदम पहली क्लास है मेरे भाई। आप जब ये 2-3 क्लास देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि वास्तविक में रसायन विज्ञान क्या था। हम जब क्लास 10th का यूपी बोर्ड का पेपर दे रहे थे तो रसायन विज्ञान साफ ही नहीं किए, हमको नहीं आता था उस समय। ठीक है, अभी ये पहली क्लास है और पहली क्लास में मैं आपको जितना भी शुरुआत एकदम जीरो लेवल से शुरुआत है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चैप्टर पढ़ने में जो मजा आएगा ना उतना मजा आएगा कंसेप्ट को समझने में। ठीक है, ध्यान देना, एक एक बातों को मेरी समझते रहना, आपको पूरा ये क्लास समझ में आने वाली है। बस क्लास को लास्ट तक एकदम टिके हुए देख लेना। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। तो मेरे भाई मैंने आपको यहां तक बताया था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम लोग रसायन पढ़ते हैं, जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो कितनी प्रकारों से पढ़ते हैं। तो मेरे भाई वो केमिस्ट्री हम लोग 3 प्रकारों से पढ़ते हैं। आपने नाम सुना होगा भौतिक रसायन, आपने नाम सुना होगा कार्बनिक रसायन, आपने नाम सुना होगा अकार्बनिक रसायन। तो 3 प्रकार से रसायन है जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। तो बोलोगे हाँ भैया हमको तो यहां तक पूरा समझ में आ गया। अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। देखो, पदार्थ या द्रव्य दोनों एक ही चीज कहते हैं। द्रव अलग चीज है, द्रव्य अलग चीज है। द्रव अलग चीज है, द्रव्य अलग चीज है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन पदार्थ की 2 और अवस्थाएं हैं, जैसे प्लाज्मा और BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस। तो मैं आपको जब पदार्थ पढ़ा रहा हूं तो पांचों के पांचों मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, पहले ये अब आप समझोगे मेरे भाई कि पदार्थ होता क्या है। आप ये पूछोगे भैया कि ये तो एक लकड़ी है, ये भी पदार्थ है, ये कपड़ा है, ये भी एक पदार्थ है, ये मार्कर है तो ये भी एक पदार्थ है, और हमारे आमने सामने जितना भी चीज हमको दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, पदार्थ है। पदार्थ 3 अवस्था में होती है, एक ठोस में होती है, या तो द्रव में होगी या तो गैस में होगी। हमारे आसपास जो भी चीज दिखाई दे रहा है वो 3 ही अवस्था में होगी, या तो ठोस होगी, या तो द्रव होगी, या तो गैस होगी। ठीक है, इसका अनुभव हम लोग कैसे करते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं। पदार्थ अपना कोई ना कोई स्थान घेरती है, जिसका कोई ना कोई भार होता है, जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ज्ञानेंद्रियों का मतलब हो गया कि नाक हो गया, आंख हो गया, त्वचा हो गया, कान हो गया,
इससे हम अनुभव करते हैं कि नहीं ये पदार्थ है। आप बोलोगे कैसे भैया? मान लेते हैं कहीं पानी गिर रहा हो और आप सुन रहे हो कि नहीं पानी गिर रहा है, इसका मतलब है कि आपने सुना कि पानी गिर रहा है, इसका मतलब वो द्रव है। ठीक है, आपने ऐसे आंख बंद किया और ऐसे इसे टच किया, आपने ऐसे बंद किया, ऐसे टच किया, आपको लगा कि ये ठोस है, तो ठोस है तो इसका मतलब क्या है? अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किया। ठीक है, यही बात आपको क्या करनी है? ध्यान देनी है। भाव, जैसे अंदर हृदय में भाव होते हैं ना, ईर्ष्या, जलन, ठीक है, क्रोध, ये सब पदार्थ हैं? ये सब पदार्थ नहीं होते। तो आपको ये भी ध्यान देनी है कि पदार्थ कोई भाव नहीं हो सकता है, ठीक है, ईर्ष्या नहीं हो सकती है, पदार्थ का कोई ना कोई भार होगा, कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, और कोई ना कोई स्थान घेरेगी, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, देखो मेरे भाई, पदार्थ, इसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई मैटर, या इसको हम लोग कहते हैं सब्सटेंस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं। देखो, पदार्थ की टोटल 3 अवस्था होती है, लेकिन 2 अवस्था और है। ठीक है, हम पांचों के पांचों आपको लिखवा के एक एक करके आपको बताएंगे, इससे आपके जरूर ढेर सारे नॉलेज आपको मिलेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। पहला है, हम इसको कहते हैं ठोस। ठीक है, इसको एस से प्रदर्शित करते हैं, इसको लिखते हैं सॉलिड। दूसरा को हम लोग कहते हैं द्रव। देखो, द्रव ये अलग है और द्रव्य अलग है। यही बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, कि द्रव्य पूछ रहा है कि द्रव पूछ रहा है। तो द्रव को हम लोग एस लिखते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं लिक्विड। क्या कहते हैं मेरे भाई? लिक्विड कहते हैं। एक हमारे पास है गैस। ठीक है, इसको हम कहते हैं गैस, इसको हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, इंग्लिश में इसको गैस कहते हैं। एक चौथा हमारा है पदार्थ की चौथी अवस्था, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। सूर्य की ऊष्मा जो होती है वो प्लाज्मा अवस्था में होती है, और प्लाज्मा को PLASMA कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। पांचवा अवस्था है हमारा BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस। भारत के एक वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस, उन्हीं के नाम पे रखा गया है बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस। इसका हिंदी में नाम लिख देता हूं, बोस आइंस्टीन, ठीक है, कंडेंसेंस। ठीक है, तो पदार्थ की टोटल कितनी अवस्थाएं है? टोटल 5 अवस्थाएं है। देखो, मैं आपको देखो एक एक करके बताऊंगा। पहले मैं आपको क्या करूंगा? पहले ठोस बताऊंगा, फिर मैं आपको द्रव बताऊंगा, फिर मैं आपको गैस बताऊंगा, फिर मैं आपको प्लाज्मा बताऊंगा, फिर आपको बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस बताऊंगा। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। तो पहला हेडिंग हम लोग यहाँ पे डालेंगे, ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान देना। आप लोग को, सभी लोग को पता है कि ठोस किसे कहते हैं? जिसका आकार और आयतन निश्चित हो, जिसे पचकाया नहीं जा सकता हो, जिसके अणु एकदम पास पास हो, जो एकदम घनियाइल होते हैं, उसको हम कहते हैं ठोस कहते वाले हैं। तो मेरे संग आप लोग पहला हेडिंग डालिएगा मेरे भाई। हम लोग किसकी बातें कर रहे हैं? ठोस की। तो आप लोग यहाँ पे पहला हेडिंग डालिएगा ठोस, और ठोस हम जिसे क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। ठीक है, आप एक बात मेरे भाई ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि ये कोई मेरे पास पात्र है, ठीक है, और इसमें ढेर सारे हमारे क्या है? अणु है। ठीक है, ये हमारे पास ढेर सारे क्या है? ये हमारे पास ढेर सारे क्या है? यौगिकों के अणु है। ठीक है, यौगिकों के क्या है मेरे भाई? अणु है। ठोस हमसे ये कहता है कि देखो, मेरा आकार क्या है? मेरा आकार निश्चित होना चाहिए और आयतन भी निश्चित होना चाहिए, तभी हम ठोस कहेंगे, नहीं तो हम बुरा मान जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यदि ये बोतल है, बोतल में पानी भरा हुआ है, अगर ये बोतल ऐसा है हमारे पास, इसको हम ले जाके अगर, ठीक है, मान लेते हैं 1 लाख किलोमीटर दूर जाकर भी यदि बोतल को हम रखेंगे, तो यही बोतल हमारा वहां भी होना चाहिए, इस बोतल का भी भार वहां पे होना चाहिए, तभी ये हमारा ठोस कहलाएगा। यदि इसको आप अपने घर पे ले जाके अगर तौलोगे, यहां भी तौलोगे, तो मान एक ही आएगा। ये हमको कहता है ठोस। ठीक है, तो ठोस हमसे ये कहता है कि हमारा आकार भी वही होना चाहिए, हमारा आयतन भी वही होना चाहिए, तभी हम ठोस कहलाएंगे। तो ठोस की सबसे पहली पॉइंट लिखना मेरे भाई मेरे संग। ठीक है, कि ठोस इसका आकार व आयतन निश्चित होता है। ठीक है, निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन क्या होता है मेरे भाई? निश्चित होता है। ठीक है, ये जो ठोस के अणु है ना, एकदम पास पास है, एकदम करीब करीब है। तो इसको लिखेंगे कि जो ठोस के अणु होते हैं ना, ठोस के अणु एकदम पास पास होते हैं। एकदम सिंपल चीज लिखवा रहा हूं मेरे भाई, कि जो ठोस के अणु होते हैं ना, वो मेरे भाई पास पास होते हैं। ठीक है, पास पास होने के कारण इनके अंतरा अणु के स्थान में जो बल होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। यानी 2 अणुओं के बीच में जो लगने वाला बल है ना, वो बहुत मजबूत होते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको लिख देना है कि अंतरा अणु बल स्थान, ठीक है, अंतरा अणु
बल मजबूत होते हैं, ठोस में अंतरारोहक बल क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, ये भी बात आपको क्या करनी है मेरे भाई, ध्यान रखनी है। जो ठोस के है ना, ठोस का घनत्व लिखना मेरे साथ, इसका घनत्व अत्यधिक होता है। ठीक है, देखो कोई भी ठोस हो, किसी भी ठोस को आप आसानी से पचका नहीं सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि ये 1 किलो का बटखरा है, इसको आप पचका नहीं सकते हो, कितना भी पचकाओगे फैल जाएगा लेकिन अपनी अवस्था में सिकुड़ नहीं पाएगा। इसको हम कहते हैं संपीड़ित। तो ठोस को हम संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान से लिखना कि इसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, संपीड़ित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। ठीक है, कितना भी पचका दोगे लेकिन जिसका उतना आयतन रहेगा उतना ही ठोस का आयतन रहेगा। ठीक है, इसको नहीं पचकाए, इसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। तो इतनी बात आप लोग को क्या करनी है, ठोस में ध्यान देनी है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो ठोस होते हैं इनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं, ठोस के अणु पास पास होते हैं और इनके अंतरारोहक बल मजबूत होते हैं और इनका घनत्व बहुत अधिक होता है, इसलिए इसे संपीड़ित नहीं किया जा सकता, वो हमें ठोस कहलाते हैं। अब अगला पॉइंट मैं आपको लिखाऊंगा द्रव। ठीक है, मैं लिखाऊंगा द्रव, फिर मैं लिखाऊंगा गैस। दोनों ध्यान से समझना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही द्रव और गैस है। ठीक है, ध्यान। अब अगला चीज देखिए मेरे भाई, अगला चीज हमारे पास द्रव है। द्रव यानी इसी से हम क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको हम कहते हैं लिक्विड। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, लिक्विड। अच्छा, आप लोग द्रव को देखे हैं? हाँ भैया देखे हैं। जो दूध है ना वो द्रव है, जो पानी है ना वो द्रव है। ठीक है, जो शरबत है ना वो द्रव है। तो द्रव क्या होते हैं, द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। मतलब दूध है हमारे पास बाल्टी में, उसको ले जाके हम किस में डाल दिए, ठीक है, जो बर्तन पकाने वाले होते हैं उसमें हम डाल दिए। ठीक है, उसमें रूप ले लिया। दूध को हम किसी भी रूप में डालेंगे वहां पे उसका रूप हो जाएगा। डब्बा में रखेंगे, डब्बा का रूप अपना लेगा। ठीक है, बाल्टी में रखेंगे, बाल्टी का रूप अपना लेगा। जमीन पे फेंक देंगे, जमीन का रूप अपना लेगा। तो जिस बर्तन में रखा जाए द्रव को, उसी रूप में वो अपना लेता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसका आयतन निश्चित होगा लेकिन आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा। एक एग्जांपल में यहाँ पे लिख देना, मान लेना ये बाल्टी है, इस बाल्टी में क्या है मेरे भाई, ऐसे दूध है। इसको हम कहाँ डाल दिए, एक बोतल में डाल दिए। ठीक है, एक कहाँ डाल दिए, बोतल में डाल दिए। और ये भी मेरे पास क्या है मेरे भाई, दूध है। ठीक है, यहां भी 5 लीटर दूध है, यहां भी 5 लीटर दूध है। ये बाल्टी का आकार था और यहाँ पे बोतल का आकार हो गया। यानी जिस बर्तन में डालोगे द्रव को उसी आकार में अपना लेगा। इसको द्रव का गुण कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना जो द्रव के अणु होते हैं वो ठोस की अपेक्षा कम होते हैं। ठीक है, द्रव में घनत्व तो ठोस की अपेक्षा कम होता है, गैस से ज्यादा होते हैं। द्रव को कुछ संपीड़ित किया जा सकता है, पूरा संपीड़ित नहीं किया जा सकता। द्रव किसी के ऊपर फिसल सकते हैं, किसी के ऊपर बह सकते हैं, ये द्रव का गुण होता है। ठीक है, तो यही बात आपको बस ध्यान देनी है और मेरे संग आपको क्या करना है, नोट करना है। तो यहां पे लिखना है मेरे भाई कि इसका आयतन निश्चित, ठीक है, लिखते रहिए मेरे संग, इसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, द्रव का आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। एक पॉइंट और मेरे संग लिखिएगा, अर्थात जिस बर्तन में रखा जाए, अर्थात जिस बर्तन में रखा जाए, अर्थात जिस बर्तन में रखा जाए उसी बर्तन को अपना रूप ग्रहण कर लेती है। उसी बर्तन को अपना रूप ग्रहण कर लेती है या उसी पात्र को अपना रूप ग्रहण कर लेती है। ठीक है, रूप ग्रहण कर लेती है। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, जो द्रव के कण है, द्रव के कण है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। जो द्रव के कण है वो ठोस की अपेक्षा स्वतंत्र होते हैं, ठोस की अपेक्षा स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र होते हैं। इसका मन करेगा ऊपर चला जाएगा, इसका मन करेगा नीचे चला जाएगा, इसका मन करेगा यहाँ चला जाएगा, इसका मन करेगा यहाँ चला जाएगा, इसका मन, मतलब अपने में स्वतंत्र होते हैं। पानी को खोलाए है ना, देखेंगे नीचे उलबुला बुलबुला, इधर उधर, आगे पीछे, ऊपर नीचे। तेल को खोलाए है ना, तेल ऊपर नीचे आगे पीछे, तो ये स्वतंत्र होते हैं, जहां मन तहां जा सकते हैं, इनका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, जो द्रव होती हैं एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। ठीक है, फिसल सकते हैं, एक दूसरे पर फिसल सकते हैं या बह सकते हैं, या
बह सकते हैं। ठीक है, अगली चीज मेरे भाई ध्यान से देखना कि द्रव को थोड़ा सा संपीड़ित किया जा सकता है। क्या लिखना मेरे संग? द्रव को थोड़ा सा संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित, संपीड़ित का मतलब होता है पचकाया, थोड़ा सा पचकाया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा एलपीजी। ठीक है, एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो हम अपने घर पे सिलेंडर भरवाते हैं ना, वो एलपीजी होता है। उसको हम लोग कहते हैं लिक्वी, LIQIFIED, पेट्रोलियम, PETROLEUM, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। याद रखना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसमें, ठीक है, इसमें सल्फर का इथाइल मरकप्टेन गंध के लिए इथाइल मरकप्टेन प्लस सल्फर का यौगिक, सल्फर का यौगिक मिलाते हैं गंध के लिए। किसके लिए? गंध के लिए। बनता तो हमारे पास मीथेन और ब्यूटेन से, लेकिन इसमें जो गंध आती है उसमें मिथाइल मरकप्टेन और सल्फर का यौगिक मिलाते हैं एलपीजी। बस आपको यही बात ध्यान रखनी है। तो जो एलपीजी है ना, जो हम लोग के घर पे सिलेंडर आता है ना, उसमें जो भरा जाता है ना, वो द्रव अवस्था में होता है। जब गैस ऐसे स्प्रे मारते हैं ना, तो देखो द्रव गैस में बदल जाता है। आप एक बार सेंट देखे हो, सेंट ऐसे करते हो ना, लेकिन सेंट के अंदर क्या भरा हुआ होता है? द्रव भरा हुआ होता है। उसी तरह जो हम लोग सिलेंडर लेके आते हैं ना घर पे, जो सिलेंडर हम लोग चलाते हैं ना, उसमें द्रव भरा हुआ होता है। ठंडियों के समय में जब खूब हिलाएंगे उसको ना, सिलेंडर को, तो वहां पे देखना वो द्रव जैसे रहेगा, लगेगा कि अंदर कोई पानी भरा हुआ है। तो जो घर पे सिलेंडर है वो द्रव अवस्था में होता है। वो फिर उसके बाद उसमें रेगुलेटर लगा होता है, रेगुलेटर की सहायता से फिर जाता है हमारे पास मेन इंडक्शन में। वहां से हमारे पास क्या देता है? वहां पे हमारे पास उष्मा देती है, और वो सबसे तीव्र उष्मा होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना है कि इसका आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। जिसका बर्तन में रखा जाए उसी बर्तन में अपना पात्र को ग्रहण कर लेती है। द्रव के कण ठोस की अपेक्षा स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, बह सकते हैं। द्रव को थोड़ा सा संपीड़ित किया जा सकता है, और इसके गंध, अच्छा, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। और इसके गंध में एथाइल मरकप्टेन जो सल्फर का एक यौगिक होता है उसको हम मिला देते हैं। और एक पॉइंट आपको और ध्यान देनी है कि जो द्रव के अंतराणुक बल है, अंतराणुक बल, अंतराणुक बल का मतलब दो अणुओं के बीच में लगने वाला बल। अंतराणुक जो बल है वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम है, ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम है। ठीक है, थोड़ा कम होता है। यही बात आपको क्या करनी है मेरे भाई? ध्यान देनी है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने मेरे भाई क्या पढ़ लिया द्रव के बारे में कि द्रव किसे कहते हैं। ठीक, अगला चीज हम लोग पढ़ते हैं गैस किसे कहते हैं। आप लोग ध्यान देना। तो इतने सारे पॉइंट है, आप इसे लिख लीजिए और इसे बार बार रिवाइज करते रहिएगा, आपको ये जरूर समझ में आएंगे। ठीक है, आपके पास ये रहेगा तो आपको जरूर समझ में आएगी। अगला चीज हम लोग पढ़ते हैं गैस के बारे में। देखिए, ठीक है, देखो हमने क्या होता है कि आज तक सीखा नहीं होता है, और हम चले जाते हैं एक ही बार चैप्टर पढ़ने, और वहां पे चैप्टर में जब यस लिखा होता है, जी लिखा होता है, उसके बाद उसमें सब ढेर सारी चीजें जब लिखी होती है ना, जब अभिक्रिया इतनी लिखी होती है ना, तो समझ में नहीं आता है कि क्या अभिक्रिया, लेकिन है बहुत ही आसान। लेकिन जब आप ये क्लासेस पूरी करोगे तब, यकीन मानना, जब ये क्लास खत्म होगी तब आप देखना कि आपको कितनी सारी नॉलेज यहां से मिलती है इस चैप्टर से। ठीक है, ध्यान देना मेरी बातों को। देखिए, गैस किसे कहते हैं? कहते हैं गैस का ना तो आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है। चिमनियों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं ना, कभी इतना रहेंगे, कभी इतना, कभी इतना, कभी दूर जाने के बाद गायब हो जाते हैं। घर से जो धुएं निकलते हैं, कभी थोड़ा सा रहेंगे, कभी बड़ा हो जाएंगे, कहीं चले जाते हैं। तो जो द्रव होते हैं ना, और जो गैस होते हैं ना, वो कहीं भी जा सकते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, उनके अणु कहीं भी चले जा सकते हैं। उनका ना आकार निश्चित होता है, ना आयतन निश्चित होता है। अभी यहीं पर रहेंगे, इतना धुआं रहेगा, ऊपर जाएगा इतना बड़ा धुआं हो जाएगा, उसका ना आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित हो सकता है। हाँ, लेकिन गैस को हम लोग दबा सकते हैं, दबाने के पास अणु पास पास आ जाते हैं। ठीक है, गैसों की गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, गैसों के घनत्व तो बहुत कम होते हैं। गैसों को हम दबा सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं। सीएनजी जिसे कहते हैं ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो गैस पर आधारित है। जो हम लोग सीएनजी चलाते हैं ना, ऑटो के पीछे लगा होता है सीएनजी, उसमें भरते हैं और उसके बाद वो सीएनजी चलने लगती है। उसमें क्या होता है कि वो गैस ही होती है जिसको संपीड़ित किया जाता है, दबाया जाता है। ठीक है, तो आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं द्रव में कि, ठीक है, ऐसे लिख देना गैस में, 3 नंबर हेडिंग डाला, ऐसे लिखना गैस। ठीक है, इसका
आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है, दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है, दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है, इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है। जो गैस के अणु होते हैं ना वो बहुत दूर दूर होते हैं, ऐसे लिखना मेरे संग कि गैस के जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? दूर दूर होते हैं, ठीक है, गैस के अणु दूर दूर होते हैं, इसलिए जो इनके अंतराणविक स्थान है या अंतराणविक बल है वो बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है। इसलिए दो अणुओं के बीच में स्थान या अंतराणुक जो बल है वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो गैस का घनत्व होता है ना, गैस का घनत्व होता है ना वो मेरे भाई बहुत कम होता है। आप ऐसे लिखना, बहुत कम होता है, ठीक है। गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है, ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, द्रव को कुछ संपीड़ित किया जा सकता है, तो लिखना गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है, किया जा सकता है। कुरकुरे खाते हैं, कुरकुरे के पैकेट में जो गैस भरी हुई होती है उसे हम संपीड़ित करते हैं। गैसों को हम लोग द्रव में भी संपीड़ित करते हैं, जैसे हम लोग स्प्राइट पीते हैं, ठंडा पीते हैं, तो जैसे हम लोग पीते हैं ढेकार आती है, वो ढेकार क्या है? गैस ही है। तो गैस को हम लोग संपीड़ित कर सकते हैं, गैस को हम गैस में भी मिला सकते हैं, गैस को द्रव में भी मिला सकते हैं, ठीक है। तो गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल में लिख देना CNG, ठीक है, CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। गैस स्वतंत्र रूप में होते हैं, गैस स्वतंत्र रूप में होते हैं, स्वतंत्र रूप में होते हैं, ठीक है। गैस क्या होते हैं मेरे भाई? गैस स्वतंत्र रूप में होते हैं, ठीक है, और स्वतंत्र घूम भी सकते हैं, और घूम भी सकते हैं। कोई इनको परवाह नहीं है कहां जा रहे हैं, कहां क्या कर रहे हैं, कोई इनको फर्क नहीं है, कहीं भी घूम सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि घुलने मिलने का गुण इसमें ज्यादा होता है। घुलने मिलने का गुण, या इसी को विज्ञान की भाषा में कहते हैं विसरण। इसी को क्या कहते हैं? विसरण। घुलने मिलने का गुण क्या होता है मेरे भाई? ज्यादा होता है, ठीक है। घुलने मिलने का गुण क्या होता है मेरे भाई? ज्यादा होता है, ठीक है। किसी के भी संग घुल जाएंगे, किसी भी के संग मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा घुलने मिलने का गुण किसके संग होता है? गैस के संग होता है। तो आपको यही बातें क्या करनी है? ध्यान रखनी है। तो हमने मेरे भाई क्या पढ़ा? ठोस पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? द्रव कहा, हमने क्या पढ़ा? गैस पढ़ा। अब अगली चीज हम लोग पढ़ने वाले जो आज तक नहीं पढ़े वो है मेरे भाई क्या है? प्लाज्मा। तो हम अगला चीज पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। अगला चीज देखिए मेरे पास बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा का तापमान 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्लाज्मा की जो खोज है 1879 ईस्वी में विलियम क्रूक्स ने की थी, और इसका नाम दिए थे एर्विंग लैंग म्यूनर ने इनका नाम दिया था। नाम थोड़ा टेढ़ा है लेकिन हम आपको लिखवा देंगे एक ही जगह, आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए जो प्लाज्मा है ना, वो प्लाज्मा कैसे अवस्था में होता है? प्लाज्मा गैस और द्रव की अवस्था में होता है। आपने गोंद देखा है? गोंद जो हम लोग चिपकाते हैं, 1 रुपए की 2 रुपए वाला मिलता है, गोंद लेके चिपकाते हैं, या 5 रुपए वाला गोंद देखे ना, गोंद एकदम कैसे होता है? वो प्लाज्मा अवस्था में होता है, ठीक है। नाक से जो निकलता है वो प्लाज्मा अवस्था में, खखार जैसे जो निकलता है ना अंदर से, वो भी प्लाज्मा अवस्था में। सूर्य जो हमारा है ना, सूर्य की उष्मा होती है या सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो भी प्लाज्मा अवस्था में। तारों की जो ऊर्जा होती है वो भी प्लाज्मा अवस्था में। तो प्लाज्मा इस अवस्था में होती है। चिपचिपा पदार्थ होता है वो प्लाज्मा होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो यही बातें आपको क्या करनी है मेरे भाई? ध्यान देनी है कि मेरे भाई ये चीज ध्यान देना है कि ये मेरे पास हो गया, ठीक है, ये हमारे पास हो गए, और ये हमारे पास क्या हो गया? प्लस, ऐसे बना देता हूं, ठीक है। ये प्लस हमारे पास क्या हो गया? धन आयन, ठीक है, और ये जीरो हमने क्या बनाया है? ऋण आयन, ठीक है, ऋण आयन। इसके जो अणु होते हैं वो धनायन और ऋणायन में टूटे हुए होते हैं। और एक बात ध्यान देना कि जो प्लाज्मा होते हैं ये विद्युत का क्या होते हैं मेरे भाई? सुचालक होते हैं। विद्युत का, उष्मा का नहीं, विद्युत का। आप मेरे से इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से बताऊंगा कि विद्युत क्या है। बाकी अभी ये समझिए कि ये विद्युत के सुचालक होते हैं। आप यहाँ पे ऐसे नोट करिएगा, चौथा प्लाज्मा, ठीक है, क्या होते हैं? प्लाज्मा,
ऐसे लिखना है ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। क्या लिखना है मेरे भाई? ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है मेरे भाई? ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। ठीक है, ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। अब ऐसे एक और चीज लिखना, इसका तापमान जो होता है, इसका तापमान जो होता है वो 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और आपको ये तो पता ही होगा कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य के जो अंदर का तापमान है, जो सबसे कोर में एकदम अंदर जो बसा हुआ है, इसका तापमान होता है 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सूर्य के तापमान से भी ज्यादा प्लाज्मा का तापमान होता है। सूर्य के बाहरी परत का जो तापमान होता है वो 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ये अंदर का है। ठीक है, और ये बाहरी सतह का है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है मेरे भाई? सन है, सन यानी सूर्य है। तो सूर्य के जो अंदर का तापमान होता है वो 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड, जो सूर्य के बाहरी सतह का तापमान होता है वो 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्लाज्मा क्या है? ये पदार्थ की चौथी अवस्था, इसका तापमान 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये चिपचिपा पदार्थ होता है, यह चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, पदार्थ होता है, ये चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं दे रहा हूं गोंद, लेकिन गोंद है नहीं प्लाज्मा, मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रहा हूं कि गोंद जैसे होता है। ठीक है, जैसे मैं गोंद हो गया, जैसे में क्या हो गया मेरे भाई? गोंद हो गया। और जेली लिख लेते हैं, जेली इत्यादि, जेली इत्यादि। ठीक है, इसका भी आयतन और आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है, इसका भी आयतन और आकार, इसका भी आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इसका भी आयतन और आकार मेरे भाई क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, सूर्य और तारों की उष्मा, क्या लिखना मेरे भाई? सूर्य और तारों की जो उष्मा होती है, उष्मा होती है, जो ऊर्जा होती है, वो प्लाज्मा अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में होती है? प्लाज्मा में होती है। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था में होती है, इसलिए लिख देना प्लाज्मा अवस्था में होती है। ठीक है, प्लाज्मा की जो खोज किसने किया था? प्लाज्मा की जो खोज है वो किसने किया था? तो विलियम क्रुक्स ने किया था। किसने किया था मेरे भाई? विलियम क्रुक्स, विलियम क्रुक्स ने किया था, क्रुक्स ने किया था। ठीक है, किस समय किया था? 1879 ईस्वी में किया था। ठीक है, प्लाज्मा का नाम किसने दिया था? प्लाज्मा इसका नाम है किसने दिया था? इरविंग लैंगमुइनर। आप इस तरह लिख सकते हो, प्लाज्मा का जो नाम दिया था वो किसने दिया था? इरविंग लैंगमुइनर ने दिया था। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, इतना बहुत है आप लोग के लिए प्लाज्मा। ठीक है, बस इतनी ही बातें आप लोग ध्यान देंगे, बाकी आपके सिलेबस में प्लाज्मा कहीं नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस आपको नॉलेज के लिए मैं आपको लिखवा दिया हूं कि प्लाज्मा ये होता है मेरे भाई, और यही चीज आपको क्या करनी है, बस इतना आप लोग जान जाओगे, इतना बहुत है आप लोग के लिए प्लाज्मा के लिए। ठीक है, प्लाज्मा चौथी अवस्था है पदार्थ की, इसका तापमान, यही दो चीज पूछा जाता है, सूर्य और तारों की उष्मा प्लाज्मा अवस्था में होती है, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, और प्लाज्मा की खोज विलियम क्रुक्स ने की थी। प्लाज्मा इरविंग लैंगम्यूलर का नाम किसने दिया था? प्लाज्मा का इरविंग लैंगम्यूलर ने दिया था। और सूर्य के जो अंदर का तापमान है वो 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड, बाहरी सतह का जो तापमान है वो 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्लाज्मा विद्युत का सुचालक होता है, और इसमें जो ये जो अणु होते हैं इसके, वो धनायन और ऋणायन में होते हैं, और प्लाज्मा का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। यही बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, क्लियर है? तक इसे नोट करिए, फिर हम अगली चीज बताएंगे, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंस। ये भी हो गया। अब पांचों हम बताएंगे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंस। आप एक चीज ध्यान से देखिएगा कि जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंस है उसमें आपको दो नाम दिख रहा है, एक आपको नाम दिख रहा है सत्येंद्रनाथ बोस का, और एक हमारे दिख रहा है आइंस्टीन का। ठीक है, एक हमारे किसका नाम दिख रहा है? आइंस्टीन का। E बराबर mc² इन्होंने खोज किया था। आगे मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th में इसको, लेकिन सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंस है वो है क्या। देखो, इस संसार का जो सबसे परम शून्य ताप है वो 0 केल्विन है, वो 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड इस संसार का सबसे परम शून्य ताप है, परम शून्य ताप है। ठीक है, आदमी जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा जो पानी है वो बर्फ बन जाता है, पानी वो क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बर्फ बन जाता है। सबको पता है मेरे भाई कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वहां पे हमारा जो पानी है वो क्या बन जाता है? बर्फ। -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहां पे पदार्थ पाया जाता है। समझो, इस संसार का सबसे परम शून्य ताप क्या है? ये परम शून्य ताप है इस संसार का, इस पूरे संसार का क्या है? परम शून्य ताप है। यहाँ पर गैस भी द्रव अवस्था में मिल जाती है। यहाँ भी गैस, जो गैस यहाँ पे ये चल रही है ना, हवा चल रही है ना, इस ताप पे हवा भी क्या हो जाती है? ठोस बन जाती है, बर्फ बन जाती है।
इतना इसका तापमान कम होता है, इतना यहाँ पे ठंडी होती है कि विद्युत की सुचालक हो जाती है। यदि वहां पे धारा प्रवाहित की जाएगी तो आराम से सुचालक हो जाएगी, सभी जगह करंट फैल जाएगा। इसलिए संसार का सबसे परम शून्य ताप पाया जाता है। और बोस ने कहा था, सत्येंद्रनाथ बोस हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक, उन्होंने कहा था कि ये जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है वो इसी ताप पर पाई जाती है। अब जाओ भाई, खोजने के लिए आदमी मर जाएगा, उसका खुद हड्डी जम जाएगा तो वो क्या खोजेगा। इसलिए अभी इसकी खोज जारी की जा रही है। अब ये पूरी तरीके से खोजा नहीं गया है, बस आपको यही ध्यान देना है। इसका नाम देखिए, आइंस्टीन ने इसका नाम रखा था। आइंस्टीन ने इसका क्या किया था, नाम रखा था। खोज किसने किया था, बोस आइंस्टीन, बोस ने किया था। तो ये भारत के वैज्ञानिक थे कौन, सत्येंद्रनाथ बोस। तो ऐसे लिख देना BEC, और ऐसे लिख देना ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है मेरे भाई, पांचवी अवस्था है। ठीक है, कौन सी अवस्था है मेरे भाई, पांचवी अवस्था है। इसकी खोज किसने किया था इसकी खोज भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था, सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। ठीक है, किया था। यह पदार्थ ठीक है, ऐसे लिखना 0 केल्विन या 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त होता है। इसका नाम किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या चीज, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमने पूरा तरीके से पढ़ा कि पदार्थ की टोटल कितनी अवस्थाएं होती है, 5 अवस्था होती है। अब आप लोग बताइए कि आप लोग को कितना यह समझ में आया कि पदार्थ की टोटल कितनी अवस्थाएं होती है। देखना मेरे बात ध्यान से, पदार्थ की टोटल 5 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, BEC। ठोस किसे कहते हैं, जिसका आकार और आयतन निश्चित हो उसे हम ठोस कहते हैं। ठोस को पचकाया नहीं जा सकता, संपीड़ित नहीं किया जा सकता। ठोस के अणु पास पास होते हैं। ठोस के अंतराणु स्थान भी एकदम पास पास होते हैं। ठोस एकदम घनियाइल होता है। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, द्रव पढ़ा था। द्रव वे पदार्थ होते हैं जिसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। द्रव को हम लोग किसी भी बर्तन में रख सकते हैं, किसी भी पात्र में रखेंगे तो उसका आकार रूप में ले लेगा। द्रव को संपीड़ित किया जा सकता है, और हमने ये सीखा था उसमें कि द्रव का घनत्व जो ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। द्रव कहीं भी फिसल सकते हैं, किसी के ऊपर किसी भी चढ़ सकते हैं। द्रव स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, गैस पढ़ा था। गैस वे चीज होते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। वो कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। हाँ, लेकिन द्रव को हम लोग पचका सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं, तो एक पात्र में रख सकते हैं। द्रव की गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। द्रव में घुलने मिलने का गुण बहुत ज्यादा होता है। और इसके बाद हमने सीखा था प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ की ये चौथी अवस्था होती है। प्लाज्मा का तापमान 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य और तारों की ऊष्मा जो होती है वो प्लाज्मा अवस्था में होती है। प्लाज्मा की खोज विलियम क्रूक्स ने किया था। प्लाज्मा का नाम इरविंग लैंगम्यूलर ने दिया था 1879 ईस्वी में। ये और प्लाज्मा सुचालक होते हैं विद्युत के। और उसके बाद आपको यही ध्यान देने कि प्लाज्मा का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। ठीक है, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स, यानी कह सकते हैं ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है। इसकी खोज भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। और ये पदार्थ 0 केल्विन या -273 केल्विन पर प्राप्त होता है, यानी संसार के परम शून्य ताप पर यह पदार्थ प्राप्त होता है। और अभी इसके बारे में चर्चा की जाती है। क्लियर। क्लास में ये हमारी पहली क्लास थी, और आप लोग जरूर बताइएगा कि ये आपको कैसी क्लास लगी। एक एक चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, नोट्स करके बताया हूँ, ताकि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।